जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 13 मार्च 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो पूरी न्यूज हम लोग कवर अप करते हैं जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा गाइज, ये हमारे ज्ञान सर हैं और ज्ञान सर का पेड बैच गाइज आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओ, एआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं तो ये वाला पेड बैच जरूर ध्यान में रखिएगा। जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की यहाँ पर प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। और हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के भी अगर एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी बैचेस अवेलेबल हैं। तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी तैयारी को बेहतर बनाओ। और साथ ही साथ अगर आप ये बताओगे कि आप करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है। तो आज के आज कॉल करो और बैचेस को ज्वाइन कर लो। तो ये सब टॉपिक्स जिनको आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं, आप लोग अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी टॉपिक्स में वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और आज मैं आपके कमेंट्स नहीं देख रहा हूं, मैं आपके कल के लेक्चर में कमेंट्स का जवाब जो है वो दूंगा, क्योंकि आज थोड़ा सा जल्दी है। फटाफट मुझे टॉपिक्स को जो है वो कवर अप कराना है। हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स आज छूट जाए, तो हम लोग उसको संडे की एक्स्ट्रा क्लास में जो है वो कवर अप कर लेंगे। उसका रीजन ये है कि नानी जी की थोड़ी तबीयत खराब है, तो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रखा है, तो वहां पर पहुंचना मुझे टाइम पर जरूरी है। सो चलो बिना देरी किए फटाफट सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है ये बेसिकली इलेक्टर वोटर आईडी का टॉपिक है। अब आज की डेट में मेन इशू जो है वो क्या हो रहा है, वोटर आईडी डुप्लीकेशन का, है ना। तो जो चीज मैं बोलूंगा वो चीज आप लिखेंगे बस यहां पर इस टॉपिक के अंदर। तो हम बात करेंगे इलेक्टोरल रोल इशू और ईपीआईसी नंबर डुप्लीकेशन के बारे में, एक ऐसा मुद्दा जो इलेक्टोरल इंटीग्रिटी और वोटर्स की आइडेंटिफिकेशन से जुड़ा है और जो आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईपीआईसी, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म ये ध्यान में रखिएगा आप। इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये लिख लीजिएगा। जो वोटर आईडी कार्ड जो होता है ना हमारा, ईपीआईसी, इसका मतलब है इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ये 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक वोटर आईडी नंबर होता है। कितने डिजिट का होता है गाइस? 10 डिजिट का होता है। ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। ये चीज भी आपसे प्रीलिम्स में जो है वो पूछी जा सकती है। अब हुआ क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर रजिस्टर्ड वोटर्स को इशू करता है ये नंबर। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ सकता है कि किसके द्वारा इशू किया जाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है। यस, यहां तक बात समझ में आई? ये सब नोट्स बनाओ। ईपीआईसी नंबर में वोटर की फोटो, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी और पोलिंग स्टेशन से ये लिंक होता है, राइट। 1993 में इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 के तहत। ये भी लिख लेना, कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1993 में। और किस रूल्स के तहत हुआ? तो 1960 के रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 के तहत ये किया गया। अब चलिए बात करते हैं इलेक्टोरल रोल के मुद्दे के बारे में। अक्सर आज के टाइम में हम देखते हैं कि जितना भी डेटा है उससे रिलेटेड एरर्स और मैनुअल डेटा की एंट्री की वजह से डुप्लीकेट ईपीआईसी नंबर जनरेट हो रहा है। मतलब देखो, पूरा मुद्दा यह था कि काफी सारे लोगों को सेम इलेक्टर वोटर आईडी के नंबर्स इशू हो गए। तो जब ये चीज सामने रखी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिप्लाई ये आता है कि भाई ये मैनुअल एरर की वजह से हो रहा है और जिसको अब ठीक किया जाएगा, क्योंकि जिस समय पर पहले जो कार्ड इशू किए गए थे वो मैनुअली नंबर्स डालकर इशू किए गए थे। तो ये बोल रहे हैं कि ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है, मैनुअल एरर की वजह से हुआ है। अब कारण क्या है डुप्लीकेशन का, यह आपको समझना जरूरी है। तो मैनुअल डेटा एंट्री का एरर है और डिसेंट्रलाइज डेटा मैनेजमेंट की वजह से, स्पेशली उस समय जब एरोनेट सिस्टम लॉन्च नहीं हुआ था, तो कई बार सेम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को अलग अलग राज्यों में असाइन कर दिया गया। पुराने इलेक्टोरल रोल्स में डेटा एंट्री में मिस्टेक होने की वजह से डुप्लीकेशन का इशू बढ़ता चला गया। तो इन्होंने ये बोल रहे हैं कि हमने अपने सिस्टम को अपडेट नहीं किया, इसके कारण से अलग अलग राज्यों में सेम वोटर आईडी के नंबर जो है वो लोगों को अलॉट हो गए, इशू हो गए। तो ये पुराने सिस्टम की गलती थी, ये बता रहे हैं। और जिसको नए सिस्टम ने जो है वो एज इट इज जो है वो कॉपी कर लिया, राइट। अब अपोजिशन का कहना है कि डुप्लीकेट ईपीआईसी नंबर से वोटर आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एक ही ईपीआईसी नंबर अलग अलग वोटर्स को मिल जाता है तो पोलिंग बूथ पर वेरिफिकेशन प्रोसेस में कंफ्यूजन हो सकती है और पोटेंशियल वोटर्स सप्रेशन हो सकता है। आप सोचो, बड़ी मुश्किल से हम पोलिंग बूथ तक वोटर्स को लेकर आ रहे हैं कि भैया जाकर वोट डालो, मतदान दो, राइट, इस डेमोक्रेसी में अपना कंट्रीब्यूशन दो। अब उस समय अगर
जो वहां पर पोलिंग बूथ के ऑफिशियल्स हैं वो उनसे पूछताछ करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी को भी ये चीज पसंद नहीं है। कोई भी आम जनता जो है वो ऑलरेडी डरती है, राइट। उसको अगर शक की नजर से देखा जाएगा वो डरेंगे, फिर वो अगली बार फिर आएंगे नहीं। तो ये एक बड़ा ट्रस्ट का फैक्टर जो है वो हो सकता है, जो कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये चीज यहां पर लिखी नहीं, बट ये चीज आपको समझना जरूरी है कि इमोशनल कनेक्ट विद वोटर्स, क्योंकि आने वाले समय में आप एज एन ऑफिसर इन्हीं सब चीजों की अवेयरनेस क्रिएट करोगे कि भैया आओ वोट डालो। यस। और सोचिए सिस्टम में इस प्रकार की खराबी होगी तो जो वोटर्स हैं उनके अंदर टेंशन्स बढ़ेंगी, डर बढ़ेगा, और फिर वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये हमारे लिए जो है वो पूरा इतने समय से जो हमारा प्रयास है कि लोगों को जो है वो निकालकर पोलिंग बूथ तक जो है वो लेकर आना कि भाई आप जाओ और वोट डालो, तो वो पूरा प्रयास जो है वो धरा का धरा रह जाएगा। तो ये चिंता इस बात पर है कि डुप्लीकेट नंबर से वोटर्स के अधिकार को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, जो अल्टीमेटली इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को अफेक्ट करेगा। यस। तो ये कहानी हम लोग को पूरी यहां पर देखने को मिली। तो यही पूरा इशू था, डुप्लीकेशन का इशू, जो बस आपको समझना था। इसमें और कुछ ध्यान में जो है वो ज्यादा रखने की आवश्यकता जो है नहीं है। अपोजिशन ने यही बस आरोप जो है वो लगाया कि भाई ये इस प्रकार से डुप्लीकेशन की वजह से जो है वो चीजें खराब जो है वो हो सकती हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्लियर किया है कि ईपीएस नंबर सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन टूल है। वोटिंग एलिजिबिलिटी सिर्फ इस नंबर से नहीं होती, बल्कि वोटर्स की रजिस्टर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी और पोलिंग स्टेशंस के थ्रू भी वेरीफाई किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डुप्लीकेट नंबर्स के मुद्दे को एड्रेस करने के लिए अश्योरेंस दिया और फ्यूचर में एरोनेट 2.0 के थ्रू सिस्टम अपग्रेड करके इस प्रॉब्लम को रोकने का प्लान बनाया है। यह अपग्रेड सिस्टम को और ट्रांसपेरेंट और एक्यूरेट बनाने में हेल्प करेगा। तो कुल मिलाकर एक प्रॉब्लम आई थी कि लोगों का जो वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर था वो सेम था अलग अलग राज्यों में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एश्योरेंस दिया कि भैया देखो, अलग अलग राज्यों में जो लोगों को सेम नंबर अलॉट हुआ है उससे कोई प्रॉब्लम वैसे इतनी बड़ी है नहीं, क्योंकि लोग जब अपने पोलिंग बूथ में जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि जो पोलिंग बूथ में उनको अलॉट किया गया है कि जहां पर आपको जाकर वोट डालना है, तो वहीं पर वेरिफिकेशन होगा। तो इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब इनने बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम इस चीज को जो है वो अपग्रेड कर देंगे एरोनेट 2.0 के थ्रू। तो इस पूरी प्रोसेस का मेन गोल है इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। और डुप्लीकेट वोटर आईडी के नंबर्स अगर रिजॉल्व नहीं होते तो ये इलेक्शन में वोटर को डर क्रिएट करेगा, उसका ट्रस्ट जो है वो सिस्टम से हटेगा। तो इसलिए इसको जल्द से जल्द अब रिजॉल्व किया जाएगा एरोनेट 2.0 के तहत। बस दैट्स इट। तो पूरे टॉपिक में सिर्फ ये वाली चीजें थी जिसको बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना था। इसी से रिलेटेड न्यूज थी जो मैंने आपको टॉपिक चीजें बताई हैं, नोट डाउन करने के लिए वो नोट डाउन करिएगा, राइट। और ये देखो लिख भी दिया है यहाँ पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एश्योरेंस दिया है एरोनेट 2.0 का। एरोनेट 2.0 ये लिख लो आप, एरोनेट 2.0, ये चीज आपको लिखना जरूरी है। ये क्या है? एरोनेट एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो कि वोटर्स के रजिस्ट्रेशन, उनके माइग्रेशन और इलेक्टोरल रोल में से वोटर के डिलीशन यानी कि आईडी कार्ड के डिलीशन को जो है वो पूरी तरह से मैनेज करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि एरोनेट पूछा जाए कि एरोनेट क्या है, तो एरोनेट पूरी तरह से जो वोटर आईडी कार्ड जो होते हैं ना उसको मैनेज करता है। ये पूरी चीज लिख लेना आप कि क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है, पूरा पॉइंट। और ये सिस्टम जो है वो इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट को ऑटोमेट करता है मल्टीपल लैंग्वेज और स्क्रिप्ट्स में। तो ये पूरी चीज लिखना, अगर एरोनेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप ये चीज लिखेंगे। मुद्दा क्या था ये आपको क्लियर हो गया, राइट। और इशू क्या था, अपोजिशन जो है वो क्या चिंता, किस चीज को चिंता लेकर सवाल उठा रही है, तो वो भी मैंने आपको जो है बता दिया। इंडिया के अंदर ईवीएम्स के बारे में जो है वो आपको ऑलरेडी पता है। इंडिया यूज करती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल का उपयोग जो है वो किया जाता है। इसमें एक कंट्रोल यूनिट भी जो है वो शामिल होती है, राइट। एक बैलेट यूनिट भी जो है वो इसमें शामिल होती थी। ये पूरी चीजें लिखना आप। ईवीएम मशीन के अंदर अब ये तीन चीजें जो है वो शामिल होती हैं, राइट। जो ये कंट्रोल यूनिट जो होती है वो पोलिंग ऑफिशियल जो है वो ऑपरेट करते हैं, और बैलेट यूनिट जो होती है वो अलाउ करती है वोटर्स को कि वो अपना वोट जो है वो डाल सकें, है ना। जो पूरी वो मशीन नहीं होती जिसमें अपन बटन जो है वो दबाते हैं, वो बैलेट यूनिट है, ठीक है। और वीवीपीएटी कैसे काम करती है तो इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि जैसे ही आप जो है वोट डालते हो, सामने जो है वो एक पर्ची जो है वो ओपन आती है, दिखाई जो है वो आपको देती है, और आपको पता लग जाता है कि आपने किसको जो है वो वोट दिया है। अच्छा, मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर कौन बताएगा, क्योंकि इसके बारे में मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रायल के बारे में। क्वेश्चन ये है कि कितने सेकंड्स के लिए वो पर्ची दिखाई देती है उस सिस्टम के अंदर।
कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ। और क्या ये सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है कि नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन। दो क्वेश्चन पूछा है मैंने आपको, ये दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स पे अभी के अभी लिखकर बताओ। तो बस यही किया जाएगा, एरोनेट 2.0 को जो है वो अपग्रेड जो है वो करके बेसिकली पूरे सिस्टम को ठीक किया जाएगा। डुप्लीकेशन के मुद्दे को वोटर्स के बीच में अवेयरनेस और क्रिएट किया जाएगा कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं भाई, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और इलेक्टोरल प्रोसेस में और ट्रांसपेरेंसी जो है वो बढ़ाई जाएगी। दैट्स इट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। और प्रीलिम्स के लिए एरोनेट 2.0 ध्यान में रखना। ईपीआईसी नंबर के बारे में जो बेसिक मैंने आपको फैक्ट्स बताए वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। और ये मुद्दे के बारे में एक जनरल सा आपको आइडिया होना चाहिए, बाई चांस अगर मेंस में पूछ लें तो आप ये एग्जांपल जो है वो लिख सकें। दैट्स इट। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड और बीजिंग+30 एजेंडा से रिलेटेड ये टॉपिक है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जेंडर इक्वलिटी और महिलाओं के अधिकार से डायरेक्टली कनेक्टेड है। आपके यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिसीज और ग्लोबल इनिशिएटिव्स कवर किया जाता है ना, तो उसी का ये हिस्सा है। तो आओ बीजिंग+30 एजेंडा क्या है और महिला सशक्तिकरण की फील्ड में इसका क्या महत्व है, इसको हम लोग समझेंगे। पहले लिख लो इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आई थिंक ये सभी लोगों को पता ही होगा। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है 8 मार्च को पूरे दुनिया भर में, है ना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि महिला की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना और जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना। 2025 की इंटरनेशनल वुमेन डे की थीम क्या है, फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल राइट्स इक्वलिटी एम्पावरमेंट। ये थीम जो है वो लिख लेना, जो इस साल की जो थीम हम लोग को देखने को मिली। देखो, अब आपको याद हो कि मैंने आपको कई बार बोला है कि इंटरनेशनल लेवल की जो थीम्स आती हैं उसको हिंदी में नहीं इंग्लिश में ही लिखा करो। देखो यहां पर देख रहे हो आप, ये ऐसे है ना, तो ये ऐसे भी लिख सकते हो आप, और जैसे हिंदी में भी बना के देखो पूरा लिख सकते हो। यू डोंट हैव टू वरी, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, हिंदी में भी बना के लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इंग्लिश में इस चीज को जो है वो लिखेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का ये इवेंट हम लोग को देखने को मिला है। ठीक है। अब देखो, जो ये थीम है इसका फोकस है इक्वल अपॉर्चुनिटी और जेंडर राइट्स को इंश्योर करना, ताकि हर महिला और लड़की अपनी फुल पोटेंशियल अचीव कर सके। भारत में वुमेन लेड डेवलपमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के इनिशिएटिव्स चल रहे हैं जो जेंडर इक्वलिटी को सपोर्ट करते हैं कि नहीं भाई। काफी सारे इवेंट्स हम लोग कंडक्ट कराते हैं, कैंपेन्स कंडक्ट कराते हैं, जिससे कि महिला सशक्तिकरण को जो है वो लेकर। क्या मुझे आप दो एग्जांपल्स बता सकते हो, कि दो स्कीम्स बता सकते हो, दो पॉलिसीज बता सकते हो, कोई भी जो कि महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड है? कम ऑन, दिमाग लगाओ, कमेंट बॉक्स पर अभी के भी इसका आंसर बताओ। तो ये कहानी है। अब देखो, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 एक हिस्टोरिक ग्लोबल कमिटमेंट है जो महिलाओं के अधिकार को एड्रेस करता है। और ईयर 2025 जो है ये भी लिखेंगे आप, ये बेसिकली 30वीं एनिवर्सरी है बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन की, बीपीएफए की, ये भी लिख लेना। जो बेसिकली महिलाओं के अधिकार को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। गवर्नमेंट ने भी स्पेशल इनिशिएटिव जो है वो अनाउंस जो है वो किए हैं महिलाओं के अधिकार को लेकर। ठीक है। तो पहले मैं आपको बीजिंग डिक्लेरेशन और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के बारे में बताता हूं। तो ये पहली चीज ये लिखना आप, जैसे आपने वो टाइटल लिख ही लिया होगा, उसके बाद ये लिखेंगे 1995 में जो है वो इसको अडॉप्ट किया गया था, फोर्थ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन बीजिंग चाइना के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया। बीजिंग+30 1995 से 2025 तक के टाइम पीरियड में इसको 30 साल कंप्लीट हो गए हैं। इसका रिव्यू पीरियड है ये, जिसमें जेंडर इक्वलिटी और महिला सशक्तिकरण की प्रोग्रेस को एनालाइज किया गया। यानी कि अभी जो 2025 का ये इवेंट देखने को मिला ना, तो उसमें पूरे 30 सालों में क्या हुआ है उसको एनालाइज किया गया। इनका फोकस जो था वो 6 मेन एरिया पर था, लिखने की जरूरत नहीं है। महिलाओं का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन जो है वो किस प्रकार से है, राइट। इनका सिक्स सिक्स की एरियाज पर इनका फोकस था कि पिछले 30 सालों में किन किन एरियाज पर जो है वो काम किया, वो मैं आपको बता देता हूँ। 6 कौन सी की एरियाज हैं, आपको लिखना नहीं है। महिलाओं के इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात करी कि मतलब अगर हम बात करें आर्थिक भागीदारी महिलाओं की कितनी है, किस प्रकार से है, तो उसको डिस्कस हुआ किया गया। महिलाओं की एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर बात हुई, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, उनके हेल्थ केयर और उनकी मैटरनल हेल्थ पर बात हुई। फोर्थ पॉइंट, उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार का है, उस पर बात हुई। फिफ्थ पॉइंट, लीगल प्रोटेक्शन उनको दी जा रही है क्या जेंडर बेस्ड वायलेंस के तहत, उस पर बात हुई। फिर लास्ट बात हुई कि उनको डिसीजन मेकिंग में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कि कभी भी कोई चीज डिसाइड की जाती है तो महिलाओं का जो हित जो है वो सामने रखा जा रहा है कि नहीं रखा जा रहा। तो इन 6 एरियाज पर इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। अब
महिलाओं का इंडिया के अंदर करंट स्टेटस जो है वो क्या है, तो आप मेंस में लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स जो है वो इसमें ध्यान में रख सकते हैं। अब देखो 95% तक बढ़ चुका है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, यानी कि आज की डेट में घर पर डिलीवरी नहीं हो रही है, लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, बेसिकली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के अंडर जो है वो न्यू बॉर्न बेबीज जो है वो बर्थ ले रहे हैं। तो इससे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हुआ है। अब ये आंकड़े आप लिख सकते हो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी, कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 130 पर लाख का हम लोग को देखने को मिला है, जो 2014 से 16 में था 130 पर लाख, यानी कि हर 1 लाख में से 130 माताओं की मृत्यु होती थी बेबी को बर्थ देते समय। ये 18 से 20 तक 97 पर लाख हो गए, जो कि एक बड़ा अचीवमेंट है। राइट, तो ये वाला आंकड़ा आप लिख सकते हो, मेंस में उपयोग कर सकते हो, इस आंकड़े को प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, इसमें 5 साल की उम्र के बच्चों की जो मृत्यु हो जाती है उसमें भी गिरावट आई है। 2015 में ये 43 था, इससे घटकर 2020 में ये 32 जो है वो हो गया। ठीक है। फिर इसके अलावा जल जीवन मिशन से 10 करोड़ घरों तक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाया गया। अब अच्छा स्वच्छ पानी अगर आएगा पीने के लिए तो वेरियस बीमारी नहीं होंगी, और बीमारी नहीं होंगी तो मृत्यु दर में भी कमी आएगी और बेटर हेल्थ जो है वो प्रमोट होगी। पोषण अभियान, मिड डे मील स्कीम, जिसके बारे में आपको पता है, इसके तहत माताओं और बच्चों की न्यूट्रिशन दोनों का ख्याल जो है वो रखा जा रहा है। यस, तो ये सब चीजें, तो ये सब स्कीम्स के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। लिखने की वैसे जरूरत नहीं है स्कीम्स के बारे में, ये आंकड़े बस जरूर जो है वो लिख लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन एक्ट जो हमारा 2009 में था। अच्छा, मुझे ये चीज बताओ कि एजुकेशन को फंडामेंटल राइट किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया? मतलब हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, उसमें राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A, उसको किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया, शामिल किया गया? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे आप। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो इंप्रूव हुआ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जेंडर इक्वलिटी को और बेहतर बनाने पर फोकस किया गया। स्टेम की फील्ड में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए वेरियस इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए। स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, सभी को पता है इसके बारे में, पहले भी हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं। तो इसमें भी इनरोलमेंट महिलाओं का जो है वो बढ़ा है, थैंक्स टू गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। फिर महिलाओं का इसमें जॉब्स में, बिजनेस में, या फिर मैं बोलूं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में भी रोल जो है वो इनहेंस हुआ है। जनधन योजना, 30.46 करोड़ अकाउंट में से 55% अकाउंट महिलाओं के हैं, जो बैंक अकाउंट खुलवाए गए थे ना सभी के, तो उसमें 55% बैंक अकाउंट्स महिलाओं के हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के 84% लोन महिला ऑन्टरप्रेन्योर्स को दिए गए। मुद्रा स्कीम में 69% माइक्रो लोन्स वुमेन लेड एंटरप्राइज को मिलते हैं। ये सब बेसिकली जो आपको बता रहा हूं ना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, सिर्फ आपको उसका नाम लिखना है कि ये सरकार ने इन सब स्कीम के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए कंट्रीब्यूशन दिया। फिर इसके अलावा सेफ्टी, प्रोटेक्शन, लीगल रिफॉर्म्स की भी अगर हम जो है वो चर्चा करें, राइट, उससे पहले ऑन्टरप्रेन्योरशिप में 10% स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया फंड का जो फंड है वो महिलाओं के स्टार्टअप्स के लिए रिजर्व्ड है। ये सब चीज है। इंडिया के सिविल एविएशन सेक्टर में पायलट की पोजीशन पर 15% महिलाएं, देखो कितनी अच्छी चीज है ना। ग्लोबल एवरेज 5%, ये चाहो तो लिख सकते हो कि ग्लोबल लेवल पर 5% ही सिर्फ महिला पायलट के तौर पर देखने को मिलती है, बट इंडिया के अंदर ये 15% पायलट्स है महिला। तो ये अपने आप में गर्व की बात है। ठीक है। फिर इसके अलावा पीएम दिशा, इसने 60 मिलियन गांव क्षेत्रों की महिलाओं को जो है वो डिजिटल लिटरेसी के बारे में ट्रेन किया। तो ये सब स्कीम्स का नाम पता होना चाहिए आपको। 67,000 वुमेन ऑन्टरप्रेन्योर्स ऑपरेट कर रही हैं CSS, कॉमन सर्विस सेंटर जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं, जहां पर जाकर आप जो है वेरियस गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह का बेनिफिट जो है वो उठा सकते हो। जैसे कि हमारा खुद का एक स्टोर है CSS का, CSC का, सॉरी, कॉमन सर्विस सेंटर का, जिस पर हम लोग जो है वो काम करते हैं। MP ऑनलाइन है, बेसिकली मध्य प्रदेश का है वो, कियोस्क जिसको हम लोग बोलते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसने बेसिकली हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कराई डिजिटल सॉल्यूशंस के थ्रू। फिर हम लोगों ने जो है वो काफी सारे कानून को अमेंड किया, जिसके तहत महिलाओं की सेफ्टी पर मेनली फोकस किया गया। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018, पेनाल्टीज को बढ़ा दिया गया।
कि महिलाओं के अगेंस्ट अगर कोई भी क्राइम हो रहा है तो पेनाल्टीज इंक्रीज करो। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, सेक्सुअल हरासमेंट वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, बैन ऑन ट्रिपल तलाक। तो ये सब इनिशिएटिव है जो सरकार के द्वारा लिए गए, जिसके तहत महिलाओं का सशक्तिकरण इंश्योर किया गया। निर्भया फंड प्रोजेक्ट्स 11,298 करोड़ रुपए का। वन स्टॉप सेंटर 802 सेंटर है, 1 मिलियन से ज्यादा महिलाओं को हेल्प कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स लेकर आए गए। सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किया गया 8 सिटीज के अंदर। साइबर क्राइम हेल्पलाइन लेकर आए। वुमेन हेल्प डेस्क लेकर आए पुलिस स्टेशन के अंदर। और भी काफी सारी चीजें हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी पचासों चीजें आप लिख सकते हो। ये मेंस के लिए आपको हेल्प करेगा, मेंस के ये पॉइंट्स है आपके जो आप मेंशन कर सकते हो। बट काफी सारे चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से नोट डाउन कर ही लेना है, पूरी पूरी चीजें। ये पूरा पूरा आप नोट डाउन करेंगे, आपको काफी हेल्प करेगा। एज इट इज आपका एक आंसर बन रहा है। महिलाओं का गाइस पार्लियामेंट में 27% और लोकल गवर्नमेंट में 36% ही मात्र रिप्रेजेंटेशन है। 2023 में वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट जो है, इसने 33% रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया। अब आप मुझे बताएं कि ये कानून जो है वो कब से लागू करने की बात हुई है। कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताएं, क्योंकि मैंने मुश्किल से 1 से 1.5 हफ्ते पहले इस टॉपिक को आपको यहां पर पढ़ाया है। तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताएं, ये कानून जो है वो कब से लागू हो जाएगा, कब से महिलाओं को इसका बेनिफिट मिलेगा। 33% रिजर्वेशन का यहां पर लोकसभा स्टेट लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में मतलब। फिर इसके अलावा 95% कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस विक्टिम्स जो है वो महिला और गर्ल्स हैं, क्योंकि जेंडर बेस्ड वायलेंस भी बहुत ज्यादा हो रहा है। लीगल प्रोटेक्शन के बावजूद भी डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती है महिला। हरासमेंट होता है, ट्रैफिकिंग होती है, महिलाओं को टारगेट किया जाता है, वर्क प्लेस में भेदभाव उनके साथ होता है। जो पैसा, जो सैलरी मतलब सेम काम के लिए मेल को मिल रही है, वो सेम काम के लिए फीमेल को नहीं दी जा रही, कम दी जा रही है। अनपेड केयर वर्क, महिला जो है वो 2.3 टाइम्स ज्यादा काम जो है वो कर रही हैं अनपेड डोमेस्टिक वर्क में मैन के कंपैरिजन में, क्योंकि मैन तो बाहर जा रहे हैं, कमा रहे हैं, हो गया उनका काम। बट महिला का काम जो है वो सुबह 4-5 बजे से शुरू होता है और रात में सबके सोने के बाद जो है वो खत्म होता है। तो ये है, ये सब चैलेंजेस है, इश्यूज हैं। आज भी एजुकेशन को लेकर, फूड इनसिक्योरिटी को लेकर इशू है। 24% महिला और बच्चियां जो है वो फूड इनसिक्योरिटी फेस कर रही हैं। 2030 तक 110 मिलियन बच्चियां जो है वो स्कूल से निकाल दी गई। 28 कंट्रीज के अंदर इक्वल मैरिज और डिवोर्स का अधिकार महिलाओं को नहीं है। 67 कंट्रीज के अंदर कोई भी लीगल प्रोटेक्शन जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध जो है वो नहीं है। समझ रहे हो? तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसका सोल्यूशन है। अगर भाई ऐसे कानून नहीं है तो कानून बनाओ, स्ट्रिक्ट करो, सोसाइटी को अवेयर करो, सोसाइटी को इक्वलिटी के बारे में बताओ, पितृसत्तात्मक जो सोसाइटी है उसको खत्म करने के लिए कैंपेन्स रन करो। राइट? तो इन सब चीजों से जो है वो सोल्यूशन निकल कर आएगा। तो ये काफी अच्छे पॉइंट्स हैं जिसका उपयोग मेंस में अच्छे से कर सकते हैं। तो इस पॉइंट्स को बहुत अच्छे से जो है वो अपने पास लिखिएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है, वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये टॉपिक है ना। यस, वन नेशन वन इलेक्शन। इस टॉपिक को पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या है ये टॉपिक? याद आ रहा है? कुछ कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था कि एक ही समय पर हमारी कंट्री के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट हो। राइट? बट मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, मेरा पर्सनल ओपिनियन कहता है कि ये सही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि इससे जो हमारा जो फेडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो अलग अलग है, राइट, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो ऑटोनॉमी है, राइट, तो वो वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। हालांकि इससे बहुत पैसे बचेंगे, इलेक्शंस में जो पैसे खर्च होते हैं वो बचेगा। इससे और भी दूसरे फायदे हैं, जैसे कि हमेशा हमें देखने को मिलता है कि अधिकतर समय जो ये नेता जो होते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, वो अधिकतर समय इलेक्शंस जीतने के ऊपर जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं, रेदर देन कि एक्चुअली उनका काम जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, बेहतर पॉलिसीज बनाना। उन सब चीजों को छोड़कर सिर्फ वो एक ही चीज पर टारगेट करते हैं कि उनको इलेक्शंस जीतना है, बाय हुक या क्रुक। यस, तो ये चीज है। तो हम इसी के बारे में, एक कंट्रोवर्सी है और इंपॉर्टेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी है ये। बट मेरे हिसाब से तो अभी ये आज के समय में वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। बट अभी जो हम बात करेंगे वो वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी का ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन से ही रिलेटेड मिलता जुलता है ये। तो आओ डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो,
भारत में अभी एक कैंडिडेट एक इलेक्शन में दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकते हैं, कमॉन से यस और नो। आज की रेट में एक कोई कैंडिडेट वो दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया पर कई सवाल उठ रहे हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स और गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में। ये क्रूशियल टॉपिक है जो यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आओ, इस चीज को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल के बारे में तो आपको ऑलरेडी रहो पता ही है, बट यहां पर बात हो रही है वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखो देखना, बात ध्यान समझना। वन नेशन वन इलेक्शन बिल के डिस्कशन के साथ ही वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मुद्दा भी डिस्कस हो रहा है। अभी के कानून के मुताबिक मैंने जैसे आपको बताया कि एक कैंडिडेट एक इलेक्शन में दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसका सबसे बड़ा चैलेंज है गवर्नेंस एफिशिएंसी, फाइनेंशियल बर्डन और पब्लिक ट्रस्ट पर। सोचो, अगर वो कैंडिडेट दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन जीत जाएंगे तो उनको फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़नी पड़ेगी ही अकॉर्डिंग टू रूल। एक एमपी या एमएलए सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही रह सकते हैं पावर में, तो उनको दूसरी छोड़नी पड़ेगी। तो दूसरी छोड़ेंगे तो पब्लिक का ट्रस्ट खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा, जिससे छोड़ी गई कि पब्लिक ने जिसको चुना आपने तो यार हटा दिया उसको, उसने छोड़ दिया हमें, है ना, ये तो ट्रस्ट टूटा। दूसरा, पैसा। जो वो पॉलिटिशियन या कैंडिडेट, बोलूंगा मैं, कैंडिडेट इज द बेटर वर्ड, जो वो कैंडिडेट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में खर्च कर रहा है वो कहीं ना कहीं दूसरी में भी कर रहा है। उसका फोकस सिर्फ एक रीजन पर नहीं, उसका फोकस अब दो रीजन पर, उसने ऑप्शंस बना के रखा है कहीं से भी मैं इलेक्ट होना, क्योंकि सिर्फ उसको पावर में आना है। तो ये तो पावर गेम है, सत्ता का गेम है पूरा पूरा, है ना। तो इससे डेमोक्रेसी खराब हो सकती है, लोगों का ट्रस्ट टूटेगा, करप्शन और बढ़ेगा। कम ऑन, क्योंकि वो जितना पैसा खर्च करेगा तो कहीं ना कहीं से उसका वसूलेगा भी तो वो। ये बात भी तो समझो, ये लिखने वाली बात नहीं, ये समझने वाली बात है अभी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें जो है वो कहती हैं, देखो ये पूरी चीज मैं आपको जो है बता ही चुका हूं। पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो 1996 से पहले कैंडिडेट्स जितने मर्जी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ना चाहे लड़ सकते थे, 1996 से पहले, लिख लो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, 1996 से पहले कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि जितनी सीट से लड़ना चाहो आप लड़ सकते हो। फिर 1996 में अमेंडमेंट होता है, सेक्शन 33 क्लॉज 7, एक कैंडिडेट मैक्सिमम दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये 1996 के बाद लागू हुआ, याद रखना। क्या लागू हुआ 1996 के बाद, कि एक कैंडिडेट मैक्सिमम दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकते हैं। फिर इसका एक सेक्शन 70 भी था, वो ये कहता है कि अगर एक कैंडिडेट दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतता है तो उसको एक सीट छोड़नी पड़ती है। तीसरा, सेक्शन 151 ए, छोड़ी हुई सीट पर 6 महीने के अंदर बाय इलेक्शन करना जरूरी है, मतलब डबल बर्डन। ठीक है, तो ये पूरे ABCD, ये पूरे पॉइंट्स है वो आप लिख लो, इसके पूरे पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि पॉलिटी के अंदर लिखवाएंगे आपसे, एक शॉर्ट में जो है वो लिख लेना समझने के पर्पस के लिए बस। वैसे पॉलिटी के अंदर पूरी चीज कवर्ड होती है हमारे जनरल स्टडीज के बैच में। अब सुनना, आर्टिकल 101 क्लॉज 1, ये लिखने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट का एक साथ मेंबर नहीं हो सकता, या तो वो लोकसभा के होंगे या फिर राज्यसभा के होंगे। आर्टिकल 101 क्लॉज 2, कोई भी व्यक्ति एक साथ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों का मेंबर नहीं हो सकता। यानी कि कोई व्यक्ति ना एमएलए होगा ना एमपी होगा, ठीक है, ये फैक्ट भी ध्यान में रखना। या तो वो एमएलए रहेगा या तो वो एमपी रहेगा, उसको कोई ना कोई एक चीज छोड़नी पड़ेगी। फिर प्रोहिबिशन ऑफ साइमल्टेनियस मेंबरशिप रूल्स 1950, ये इंश्योर करता है कि अगर एक लेजिस्लेटर एक नई सीट पर इलेक्ट होते हैं तो उसको पुरानी सीट छोड़नी पड़ेगी। यानी कि उन्होंने फिर से इलेक्शन जो है वो लड़ा और उनको नई सीट मिल रही है तो उनको पुरानी वाली जो सीट है वो छोड़नी पड़ेगी। ये एक नया रूल जो है वो सामने नजर आया। अब सुनना, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी सिस्टम में। फाइनेंशियल बर्डन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इलेक्शन करना बहुत महंगा होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2024 में लोकसभा इलेक्शन पर 6,931 करोड़ खर्च किए थे। बाय इलेक्शन का कॉस्ट तो एक्स्ट्रा है ही। अच्छा, बाय इलेक्शन की डेफिनेशन लिखकर बता मेरे कमेंट बॉक्स पर, बाय इलेक्शन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय इलेक्शन, जनरल स्टडीज का क्वेश्चन है ये। इसका एक्स्ट्रा कॉस्ट 130 करोड़ रुपए होता है। पॉलिटिकल पार्टीज का खर्चा 1.35 लाख करोड़ एस्टिमेट किया गया है, 1.35 लाख करोड़।
क्योंकि बहुत पैसा खर्च करती है पॉलिटिकल पार्टीज। मैं खुद एक पॉलिटिकल पार्टी से बहुत समय से जुड़ा था, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुका हूं मैं एक समय पे। तो आई नो वेरी वेल कि जो स्टेट प्रेसिडेंट जो पैसा फेंकता है ना, मतलब ये मान के चलो कि डेली की, अब देखो आप तो ऑब्वियस ही बात है कि ये सब चीजों को समझते हो कि क्या चलता है क्या नहीं चलता। डेली के 15-15 20-20 हजार रुपए खर्च किए जाते थे मिनिमम। मतलब कितने लोगों के लिए? सिर्फ 100 एक लोग की भीड़ को इकट्ठा करने के लिए, सिर्फ 100 लोगों की भीड़ को इकट्ठा करने के लिए। और आज से 10 साल पुरानी बात बोल रहा हूं मैं। डेली 15-15 20-20 हजार खर्च किए जाते थे मिनिमम। सामने वालों की गाड़ियों में पेट्रोल डलवाना, चाय नाश्ता पानी करवाना, रात में शराब की व्यवस्था करवाना, ये पूरी चीज भैया, ये मैनेजमेंट चलता था और दम के पैसा बंटता था। सोचो, दम के पैसा बंटना मतलब क्या होता है। मिनिमम 10-15 हजार रुपए, मैं मेरी आंखों के सामने 1-1 लाख रुपए पर डे का भी देखा है मैंने जाता हुआ। वो भी 10 साल पहले। अब तो और ज्यादा महंगाई बढ़ गई है और डिमांड्स भी बढ़ गई है लोगों की, है। तो ये कहानी है, सिर्फ 100 101 लोगों की जो क्राउड है उसको जनरेट करने के लिए। मैंने 1,000 लोगों के क्राउड का वो किया था, एक रैली जो है वो ऑर्गेनाइज है वो करवाई थी। क्योंकि मुझे मेरे स्टेट प्रेसिडेंट ने जो है वो दिया था एक, कि आप जो है वो 1,000 लोगों की एक रैली लेकर आओ। क्योंकि हमारे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का भी, क्योंकि मैं आपको कभी फोकस नहीं करता हूँ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड रहना है नहीं रहना है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बट एज अ ब्यूरोक्रेट आपको न्यूट्रल रहना हमेशा जरूरी है। तो 1,000 लोगों के इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए 5 लाख रुपए खर्च हुए थे मिनिमम। मिनिमम। और कैसे पैसा बह रहा था कोई आइडिया नहीं। और बस एक फोन पे पूरा पैसा आ जा रहा था। बस ये चीज थी कि फोन किया, भैया आया एक बंदा कैश रखवा के गया कि करो भाई खर्च दम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोचिए आप। बट मैंने छोड़ दी चीजें क्योंकि बहुत गंदगी भी बहुत थी उसमें। कभी और बताऊंगा उसके बारे में कि मैंने क्यों छोड़ा। आगे की बात करते हैं। अनफेयर एडवांटेज टू रूलिंग पार्टीज। जो पार्टी पावर में होती हैं उनको ज्यादा रिसोर्सेज और एडवांटेज मिलता है ऑब्वियसली। बाय इलेक्शन में अपोजिशन पार्टीज को फेयर चांस नहीं मिलता। कई बार पैराशूट कैंडिडेसी, ये एक टर्म है, ये चाहो तो लिख लो। पैराशूट कैंडिडेसी, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ये मतलब आप पता होना चाहिए आपको, ऐसे पूछेंगे नहीं ये लोग। कई लीडर उन कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ते हैं जहां उनका लोकल प्रेजेंस कम होता है। सोचो आप, उनका लोकल प्रेजेंस है ही नहीं बट वो लड़ रहे हैं। ये ग्रास रूट लीडरशिप को वीक करता है और वोटर्स को एलियनेट करता है। जानबूझकर यानी कि भर दिया और भी लोगों के चेहरे, जिससे कि जनता कंफ्यूज हो कि अरे यार किसको करें। लोकल एंगेजमेंट की कमी, वोटर एपैथी, लो टर्नआउट और पार्टी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करती है। वोटर को लगता है कि अरे यार किसको दें, हर एक इंसान अब दिखने में अच्छा लग ही रहा है, बात भी अच्छी कर रहा है, अब ये पता नहीं कहां से आ गया, इसका क्या रिश्ता है क्या नहीं। तो वोटर थोड़े से डर जाते हैं, फिर वो आते नहीं है। ये इशू हो जाता है। पैराशूट कैंडिडेसी। पैराशूट मतलब कोई, जैसे पैराशूट उतर के आता है ना नीचे, किसी व्यक्ति ने पैराशूट खोला कूद गया एकदम से, है। तो बस यही है, बस वो ये समझ के रहो। फ्रीक्वेंट इलेक्शन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, जिससे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स डिले हो जाते हैं, क्योंकि पूरी जितनी फोर्स होती है वो इसी में लगी रहती है इलेक्शंस में। तो मेन काम जो होता है सरकार का, कि भाई पब्लिक के लिए अच्छा करना, वेलफेयर करना, ये सब करना, वो सब नहीं हो पाता। तो दैट इज द बिगेस्ट इशू। वोटर का ट्रस्ट जो है वो हिल जाता है। अब ग्लोबल प्रैक्टिस क्या क्या चल रही है पूरी चीज लिख लेना आप। ऑस्ट्रेलिया की क्या प्रैक्टिस है, यूके की क्या प्रैक्टिस है, कनाडा के अंदर क्या प्रैक्टिस चल रही है, पाकिस्तान बांग्लादेश में क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिटिंग लेजिस्लेचर को पहले रिजाइन करना पड़ता है अगर उसको दूसरी सीट से इलेक्शन लड़ना है। तो इलेक्शन लड़ने से पहले ही रिजाइन करना पड़ रहा है। यूके के अंदर 1983 से एक कैंडिडेट एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता है। इटली के अंदर सेनेट और चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के इलेक्शन एक साथ लड़ना लड़ना माना जाता है। कनाडा के अंदर एक एमपी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन अपोजिट सिनेरियो अलाउ नहीं है। मतलब सोचो, अलग अलग कंट्रीज के अंदर एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जो है वो रिस्पेक्ट दी गई है। तो हमें भी देनी चाहिए। हमारे यहाँ है ना आज की डेट का कानून, इसको खत्म करना चाहिए कि एक कैंडिडेट एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़े। और हाँ, अगर वो ऑलरेडी पावर में और दूसरी से लड़ना चाह रहा है तो भैया अपनी सीट पहले छोड़ो, रिजाइन करो। ऐसा नहीं कि तुम एक हाथ में पेड़ा खा रहे हो और दूसरे हाथ में भी रसगुल्ला दिख रहा है तो वो भी दबाने की कोशिश करो, नहीं। एक छोड़ना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान बांग्लादेश में एक कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन उसको एक सीट छोड़नी पड़ती है। हमारे यहाँ भी यही है।
तो ये चीज है भाई, बैन लगाओ वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर, वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी को लागू करो। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूएंसी का। इसमें थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आपको वन नेशन वन इलेक्शन का भी मैंने दे दिया। इवन ये चीज लिख सकते हो आप, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और 255th लॉ कमीशन की 2015 की रिपोर्ट में भी ये रिकमेंड किया गया था, लिख लेना ये वाला पॉइंट। रिकवर करो बाय इलेक्शन के कॉस्ट को, कैंडिडेट जो अपनी सीट छोड़ देता है उससे पैसा मांगो कि भाई जो भी इलेक्शन में खर्चा होगा अब तुम्हें देना पड़ेगा। होता है ना ऐसा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर सर्विस ज्वाइन करोगे ना और एकदम से सर्विस ज्वाइन करने के बाद रिजाइन कर दोगे, तो गवर्नमेंट आपसे पैसा मांगेगी कि तुमने किसी कैंडिडेट की सीट खाई है और हमारा टाइम वेस्ट किया, पैसा दो। होता है ऐसा। बट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए सिस्टम नहीं है, ये भी करना चाहिए ना भाई। वन कैंडिडेट वन कॉन्स्टिट्यूंसी को लागू करो। मैंडेटरी रिजाइन करो, अगर आपको कहीं और से इलेक्शन लड़ना है तो आपको ये वाली सीट पहले खाली करनी पड़ेगी, फिर आप वो करोगे, इलेक्शन लड़ोगे। कूलिंग ऑफ पीरियड, लेजिस्लेचर जो है उसको दूसरा इलेक्शन एक स्पेसिफाइड पीरियड में लड़ने से रोक देना चाहिए, कि वो नहीं, एक बार उसने सीट जीत ली तो 6 महीने तक, लेट्स से एन एग्जांपल, कि 6 महीने तक वो दूसरी कहीं से भी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इसलिए तो प्रॉब्लम है, इन लोग सिर्फ इलेक्शन लड़ने सीट जीतने पर ही पूरा अपनी वो क्या बोलते हैं, दिमाग लगाते रहते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं, मेन जो काम है वो छोड़ देते हैं। तो दैट इज द इशू। तो गाइज आई एम सॉरी, अभी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया है ना, आई हैव टू लीव राइट नाउ, क्योंकि मुझे नानी को जो है वो हॉस्पिटल लेके जाना है। अगर मैं बाई चांस जल्दी आ गया तो मैं यहाँ से कंटिन्यू कर दूंगा और आपको फाइनल पूरा लेक्चर मिल जाएगा। वरना टॉपिक 4 5 6 जो है वो अपन संडे वाले दिन करेंगे। एक टॉपिक और हमारा जो है बच गया 8 मार्च के लेक्चर से, तो उसको भी हम लोग जो है वो कवर अप कर देंगे। वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि 8 मार्च के लेक्चर के शायद काफी सारे टॉपिक्स आए थे वो रिपीट हो गए थे, उसमें से बस एक टॉपिक था जो रिपीट नहीं हुआ था, हाइड्रोकार्बन्स का। तो वो मैं आपको कवर अप कराऊंगा संडे वाले दिन। तो आज के लिए बस इतना ही रखना है हम लोग। आपके जो भी कमेंट्स आप करिएगा, मैं कल के लेक्चर में आपके पूरे कमेंट्स एक साथ जो है वो ले लूंगा। और जिनको भी हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना है, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।